हेलो गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 6 स्टेट्स टुडे। सो स्टेट्स में हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, देन चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट। सो वी आर स्टार्टिंग विद गवर्नर। सो आर्टिकल्स 153 से 167 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। सो जैसे हमने पार्ट 5 में यूनियन के बारे में पढ़ा, वैसे ही पार्ट 6 में हम स्टेट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। जैसे प्रेसिडेंट होता है इन यूनियन, द सेम पोजीशन इज हेल्ड विद गवर्नर विद रेस्पेक्ट टू स्टेट। सो जैसे मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं इन यूनियन और इन द पार्लियामेंट, वैसे ही गवर्नर मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स प्लस ओथ, ये दोनों चीज़ें गवर्नर ही करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट। सो द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अटॉर्नी जनरल जैसे थे ना, वैसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं, बट सिंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है तो हम इन दोनों के बारे में आगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ेंगे। सो देयर इज नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर इन दी स्टेट। सो आपने कभी नहीं सुना होगा कि वाइस गवर्नर होते हैं, ओके, लाइक वाइस प्रेसिडेंट। द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। सेम आप ना, जैसे यूनियन आपने पढ़ा था, प्रेसिडेंट की एग्जैक्ट चीज़ें आप गवर्नर के साथ रिलेट कर सकते हो और प्राइम मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर के साथ। सो जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द मिनिस्टर और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वैसे ही स्टेट के केस में गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और वो भी एक नॉमिनल हेड होते हैं, ओके। Now, under the 7th Constitutional Amendment Act of 1957, the same person can be appointed as a governor of 2 or more state. आपने बहुत बार देखा होगा कि जो एक गवर्नर होते हैं ना, वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के होते हैं। लाइक करंटली जो पंजाब और चंडीगढ़ के हैं, ही इज़ द सेम पर्सन। सो ये 7th Constitutional Amendment Act of 1956 से ये चीज़ हुई थी। नाउ स्टेट की सारी अपॉइंटमेंट्स मैंने बताया कि गवर्नर करते हैं रिगार्डिंग द ओथ ऑल्सो, बट गवर्नर को अपॉइंट कौन करेंगे? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, जो सबकी अपॉइंटमेंट करते हैं। सेम क्राइटेरिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 प्लस ईयर्स, शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नर होगा ना वो उस स्टेट का नहीं होगा जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। सपोज अगर झारखंड का है तो हम झारखंड में पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकेंगे एज गवर्नर, so that he remains free from the local politics. Now, while appointing the governor, the president is required to consult the chief minister of the state concerned. अब गवर्नर के इलेक्शंस नहीं होते हैं, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अब सेम थिंग है, जैसे ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वो कहीं भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे, और अगर ऐसा है देन ही शुड वैकेट इमीडिएटली and he can use the Raj Bhavan without the payment of rent for his official residence. अब जो oath है ना, to the governor, only to the governor, okay, it is administered by the chief justice of the concerned state high court in his absence, the senior most judge of the high court. Same way जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था चीफ जस्टिस और the senior most judge of the सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही oath गवर्नर के केस में चीफ जस्टिस of that state's high court और the senior most judge. नाउ टर्म एंड इम्पीचमेंट। सो 5 साल का टर्म होता है गवर्नर का एंड ही होल्ड्स द ऑफिस सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यूजुअली 5 years का, बट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे कि उन्होंने गवर्नर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटी अच्छे से फुलफिल नहीं की है और अगर वो उन्हें हटाना चाहते हैं तो 5 साल पहले पूरे होने से पहले वो उन्हें हटा सकते हैं। सो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो देन द गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड द नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस। ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। Constitution does not lay down any grounds upon which a governor may be removed by the president. But Constitution में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि किस वजह से गवर्नर को हम रिमूव कर सकते हैं। Now, अगर गवर्नर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो किसे रेजिग्नेशन देंगे? ऑब्वियसली जिन्होंने अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे। Now, the president may transfer a governor appointed to one state or another state for the rest of the term. मतलब टर्म पूरे होने से पहले वो ट्रांसफर कर सकते हैं गवर्नर की। एंड फादर अ गवर्नर हुज टर्म हैज़ एक्सपायर्ड मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट और अदर स्टेट, मतलब उनको फिर से रीअपॉइंटमेंट हो सकती है उनकी सेम स्टेट में भी और दूसरे स्टेट में भी। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर की काफ़ी सारी पावर्स होती है इन टर्म्स ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल। बट एक चीज़ याद रखना, जैसे डिफेंस के केस में सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, वैसे गवर्नर इज़ नॉट द सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस। एंड कोई भी डिप्लोमेटिक या एमरजेंसी पावर्स भी नहीं होती है गवर्नर के पास।
एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आ सकता है कि जो भी सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, वो गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं। वो जैसे मैंने बताया वो सबके अपॉइंटमेंट्स करते हैं स्टेट में, चीफ मिनिस्टर हो गए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है स्टेट की वहाँ पर। एंड वो जो है ना वो गवर्नर के प्लेजर में जो ऑफिस है अपना होल्ड करेंगे, बिकॉज उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर ने की है। वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेंगे और उसकी सैलरी जो है वो डिटरमाइन करेंगे। एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया, उनकी सर्विसेज वो भी गवर्नर के हिसाब से होगी। देन चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड इसमें एक चीज़ याद रखना, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं ना उसको गवर्नर नहीं रिमूव कर सकता है, उसको सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। ओके, दिस इज एक्सेप्शन, ये याद रखना। एंड जो गवर्नर है ना वो बाय डिफॉल्ट चांसलर होते हैं किसके, यूनिवर्सिटीज़ के इन दी स्टेट। एंड ही ऑल्सो अपॉइंट्स द वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आपने हमेशा सुना होगा कि वीसी अपॉइंट हुए हैं बट नेवर दी चांसलर्स, ओके, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट गवर्नर होते हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है कि वो समन या प्रोक कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, या डिसॉल्व भी कर सकते हैं। और ये वो नॉमिनेट करते हैं 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में, वैसे ही जो गवर्नर है वो 1/6 मेंबर जो है ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉमिनेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि सिर्फ 6 स्टेट्स में ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। इसी वजह से हमने ये चीज़ भी देखी थी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल के ना ही इलेक्टेड ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। सो वो 6 स्टेट्स कौन से हैं? वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। सो इन्हीं 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है और यहीं पर 1/6 मेंबर अपॉइंट होते हैं। और वो कौन से फील्ड से होते हैं और कैसे होंगे वो हम आगे देखेंगे। और सेम वे उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस की। अब बिल्स के रिगार्डिंग जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा था, सेम वे बिल के रिगार्डिंग गवर्नर में भी है कि वो एसेंट दे सकते हैं, मतलब हाँ बोल सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं बिल को, या रिटर्न कर सकते हैं इफ इट्स नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट, द गवर्नर हैज टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट में क्या देखा था, इस सेम वे प्रेसिडेंट को भी हाँ बोलनी पड़ती है जब सेकंड टाइम पर बिल आता है। सेम वे गवर्नर पे भी यही चीज़ है, तो सिमिलैरिटीज़ है, इस वजह से इजी हो जाएगा आपको रिमेंबर करने के लिए। अब इन 3 केस के अलावा 4th केस आता है कि जो बिल है ना वो गवर्नर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट हाँ बोल सकता है, ना बोल सकता है, या वापस भेज देगा। अगर फिर से आएगा तो बाइंडिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट को इस बार भी हाँ बोलनी है, बट ये सिर्फ स्टेट के केस में होगा, पार्लियामेंट में हाँ बोलनी पड़ेगी। अब ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस, जैसे 1 to 3 आर्टिकल में प्रेसिडेंट की पावर है कि जब हाउस सेशन में नहीं होते हैं तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई रूल या कोई एक्ट बना सकते हैं, और जब हाउसेस आ जाते हैं सेशन में तो उसको 6 वीक्स के अंदर पास होना पड़ता है। सेम वे आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर भी सेम चीज़ कर सकते हैं और उसको भी 6 वीक्स के अंदर पास होना पड़ेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। वो ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम पर विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल पावर क्या है, सेम जो बजट है, स्टेट बजट, वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने गवर्नर सी करेंगे। मनी बिल भी स्टेट लेजिस्लेचर में उनके प्रायर रिकमेंडेशन से आ सकते हैं, सेम लाइक प्रेसिडेंट। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। डिमांड फॉर ग्रांट क्या, हमने बिल जब बजट आता है तो हमने देखा ना किस मिनिस्ट्री को कितना बजट एलोकेट होगा उस पर वोटिंग होती है, सो दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट। एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ ए कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। सेम हमने देखा था कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड होते हैं। कंटीजेंसी किसके अंदर होता था, प्रेसिडेंट अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हो जाते थे तो उस टाइम पर वो वहाँ से पैसा निकालते हैं। सेम लाइक गवर्नर, उनके पास भी होता है कंटीजेंसी फंड। एंड फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाते हैं जो स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताते हैं, बट वो सिर्फ म्यूनसिपलिटीज़ एंड पंचायत के लिए होता है ना। जुडिशियल पावर सेम वे पार्डनिंग पावर जैसे होती है ना, वैसे ही गवर्नर की भी पार्डनिंग पावर होती है, सेम विद दैट ऑफ प्रेसिडेंट। सो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं। एंड ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट्स में कर सकते हैं, पोस्टिंग प्रमोशन जजेस की कर सकते हैं, और कोई भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो नेक्स्ट वी हैव चीफ मिनिस्टर। Like prime minister, chief minister is the main head of the state or the minister or the government.
आर्टिकल 164 में है गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को. अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर फॉर 6 months, within which time he should be elected to the state legislature, failing which he ceases to be the chief minister. इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है तो उसको 6 months के अंदर मेंबर बनना पड़ेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिए जाएंगे. अब ओथ जो है वो चीफ मिनिस्टर को गवर्नर एडमिनिस्टर करते हैं, सेम लाइक प्रेसिडेंट इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. टर्म फिक्स नहीं है चीफ मिनिस्टर का एंड ही होल्ड्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर. और जैसे हमने देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो नीति आयोग एंड ऑल इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के चेयरमैन होते हैं, वैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं और चीफ स्पोक्समैन होते हैं ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. Now the State Council of Minister, Chief Minister shall appoint by the Governor and other ministers shall be appointed by the Governor on advice of Chief Minister. मतलब आपको पता है ना कि Council of Ministers की एक स्ट्रेंथ होती है 15% in case of Parliament. Same 15% स्ट्रेंथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होती है और उस Council of Ministers को भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे बट ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. अब छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ना ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी होते हैं बिकॉज यहाँ पर ट्राइब्स ज़्यादा होती है, इस वजह से यही चीज़ है 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो अभी बताया था. बट द मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी लेस देन 12. ओके. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल किसे होती है? जैसे पार्लियामेंट के केस में लोकसभा को होती है, सेम वे स्टेट के केस में वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को होती है. अब 28 स्टेट्स हैं हमारे, उसमें से 22 में तो यूनिकैमरल सिस्टम है और 6 में बाई कैमरल है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. सेम मैंने आपको बताया ना, तुम्बक से याद कर लेना, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद जो कि अपर हाउस है, सेकंड चैम्बर है या हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस. अब कॉम्पोजिशन क्या है? लोकसभा की क्या थी? 550 एंड राज्यसभा की 250. सेम वे लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या है? ये हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जैसे हम लोकसभा के इलेक्शन में पीपल इलेक्ट करते हैं ना, डेमोक्रेसी, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी हम इलेक्ट करके भेजते हैं लोगों को. तो वो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग. मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 500 एंड मिनिमम है 60 फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. However, in case of अरुणाचल, सिक्किम एंड गोवा, मिनिमम नंबर इज 30 एंड मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 46 है, बिकॉज ये पॉपुलेशन इनकी बहुत कम है, दैट्स वाई. अब composition of legislative council. Unlike the member of legislative assembly, member of legislative council are indirectly elected. Maximum strength कितनी होगी? 1/3 होगी total strength की, and minimum strength 40 है. ये चीज़ याद रखना, minimum तो 40 होगी और इसके बीच में members आएंगे. अब मैक्सिमम कितनी है? 1/3 है, जितनी भी n मतलब जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उस काउंसिल के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के. अगर सपोज 300 है, ओके, तो 1/3 कितने हैं? 100. तो 40 से लेके मेंबर्स कितने 100 के बीच में होंगे. ओके, तो अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे मेंबर इलेक्ट होते हैं. सो एक चीज़ तो आपको पता है कि जैसे 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है, वैसे ही 1/6 मेंबर हमें अभी देखकर आए थे कि गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, राइट. और बाकी के 5/6 कैसे होते हैं? सो 1/3 जो मेंबर है ना, वो इलेक्ट होंगे बाय लोकल बॉडीज इन दी स्टेट्स लाइक म्यूनसिपलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स. और ये देखो 1/3 और इलेक्ट कहाँ से होंगे? फ्रॉम अमॉन्ग्स द पीपल हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द असेंबली. और 1/12 कहाँ से होंगे? जो ग्रेजुएट्स है 3 ईयर के स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन स्टेट, एंड जो टीचर्स है ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग इन द स्टेट. मतलब 1/12 एडुकेशन से रिलेटेड है, ग्रेजुएट्स एंड टीचर, इससे याद रख लेना. और 1/3 बाकी है द लोकल बॉडीज एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट फ्रॉम अमॉन्ग्स द पर्सन, और 1/6 रिमेनिंग गवर्नर. नाउ वी हैव द ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस. सो लेजिस्लेटिव असेंबली की लोकसभा से सिमिलैरिटीज है, जैसे कि लोकसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, वो डिसॉल्व हो जाता है, 5 ईयर्स मैक्सिमम लिमिट होती है. सेम फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, पर एमरजेंसी के केस में वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है फॉर 1 ईयर, ओके. एंड बट 6 मंथ्स के अंदर ये कंटिन्यू नहीं हो सकती है एक्सटेंशन आफ्टर द एमरजेंसी है सीज. मतलब अगर एमरजेंसी खत्म होगी तो 6 महीने के अंदर इलेक्शंस करवाने होंगे. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइक राज्यसभा, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट बॉडी है. बट हाँ, 1/3 जो मेंबर है वो हर 2nd ईयर में रिटायर होते हैं. सो जो टोटल मेंबर का टर्म होता है सेम लाइक राज्यसभा, इट्स 6 ईयर. और जो रिटायरिंग मेंबर है वो री इलेक्शन और री नॉमिनेशन के लिए एन नंबर ऑफ टाइम्स एलिजिबल है. अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना, उसकी मिनिमम ईयर्स होती है 25, एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी मिनिमम ईयर्स होती है 30. अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स
Each house of the state legislature has its own presiding officer, speaker और deputy speaker होंगे same like लोक सभा for legislative assembly and chairman and deputy chairman same like राज्य सभा for legislative council. अब स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो अमॉन्ग्स इट्स पीपल ही इलेक्ट होगा. वो रिजाइन कर सकता है डेप्यूटी स्पीकर को देके अपना रेजिग्नेशन. वो रिमूव भी हो सकते हैं, 14 डेज का नोटिस पीरियड देंगे और फिर एक मेजॉरिटी से हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं. एडजॉर्न कर सकते हैं असेंबली या सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम. अब कोरम क्या था? 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मतलब इतनी नंबर होना पड़ेगा मेंबर्स का ताकि सेशन कंटिन्यू हो. अब आपने पढ़ा था ना लोकसभा में भी पहला वोट स्पीकर का नहीं होता. इन केस ऑफ टाई वो वोट करते हैं जिसको कास्टिंग वोट बोलते हैं. सेम फॉर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड बिल भी वही डिसाइड करते हैं वेदर इट्स अ मनी बिल और नॉट, और उनका डिसीजन फाइनल होता है. अब डेप्यूटी स्पीकर के वही काम होते हैं जो सेम डेप्यूटी स्पीकर के होते हैं लोकसभा के केस में. अगर स्पीकर नहीं है तो उनकी रिस्पेक्ट में या उनकी एब्सेंस में सारी चीज़ें परफॉर्म करना. वो रिजाइन करेंगे स्पीकर को देकर. सेम 14 डेज का नोटिस पीरियड जाएगा अगर उनको रिमूव करना है. अब चेयरमैन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इसमें एक चीज़ देखना जो हमने राज्यसभा में देखा था कि चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है बाय डिफॉल्ट. बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उसका चेयरमैन हम खुद इलेक्ट करेंगे फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर. वो रिजाइन करेगा बाय डेप्यूटी चेयरमैन को देकर रेजिग्नेशन. सेम 14 डेज नोटिस पीरियड. स्पीकर की एक स्पेशल पावर है जो चेयरमैन की नहीं है, वही कि मनी बिल है या नहीं वो स्पीकर डिसाइड करता है, चेयरमैन नहीं. एंड डेप्यूटी चेयरमैन सेम, वो चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा. जब चेयरमैन नहीं होगा तो उसके केस में डेप्यूटी चेयरमैन ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. अब द सेशंस इन स्टेट लेजिस्लेचर इज सेम एज दैट ऑफ पार्लियामेंट. और कोरम यह भी बताया 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस. अब बिल्स इन केस ऑफ पार्लियामेंट वी हैव सीन बिल्स 4 टाइप: ऑर्डिनरी, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल बिल. अब स्टेट के केस में वी हैव ऑर्डिनरी बिल. सेम दोनों हाउसेस के पास जाएगा, कोई भी ये बिल जनरेट कर सकता है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है. और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो एक ही हाउस है, उसी में से ऑर्डिनरी बिल होगा. ये कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मेंबर ला सकता है. ओके. और अगर एक हाउस से है लेजिस्लेटिव असेंबली तो उससे पास होने के बाद सीधा गवर्नर के पास जाएगा. 2 हाउस है तो दोनों के पास जाएंगे और फिर गवर्नर के पास जाएगा. अब मनी बिल कौन डिसाइड करता है? स्पीकर. और लेजिस्लेटिव असेंबली का अथॉरिटी है इसमें. लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है और जिन स्टेट में है उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इससे रिलेटेड. और ये गवर्नर की रिकमेंडेशन पे ही आ सकता है और ये बिल से मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सेम लाइक लोकसभा, एवरीथिंग इज सेम. वो पढ़ लोगे तो ये समझने में बहुत आसानी होगी. गवर्नर के सारे काम प्रेसिडेंट के जैसे है और चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के जैसे, एक्सेप्ट 1 2 एक्सेप्शंस. अब जॉइंट सीटिंग नहीं होती. ओके. स्टेट लेजिस्लेचर में क्यों? क्योंकि 2 हाउसेस ही नहीं है, जॉइंट सीटिंग कैसे होगी? नाउ वी विल से हाई कोर्ट. सो सेम लाइक सुप्रीम कोर्ट वी हैव हाई कोर्ट्स. और 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 से 2 चीज़ें हुई थी. एक तो एक गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है और एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का. जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो है गुवाहाटी है हाई कोर्ट, तो वो सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है. अब पहला हाई कोर्ट 1862 में आया था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में. अब कॉम्पोजिशन क्या है? चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. और कोई स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ नहीं है. जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था कि 34 स्ट्रेंथ होती है जिसमें से एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस. बट हाई कोर्ट के केस में ऐसा कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है और ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं. ओके कि कितनी स्ट्रेंथ होगी हाई कोर्ट की. और बट अपॉइंट भी इन्हें प्रेसिडेंट ही करते हैं. सो जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, नॉट गवर्नर. और किसकी कंसल्टेशन में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट कंसर्न्ड. अब क्वालिफिकेशन क्या है? कि इंडियन सिटीजन हो, जुडिशियल ऑफिस हेल्थ करे टेरिटरी का फॉर 10 ईयर्स, या फिर एडवोकेट हो हाई कोर्ट का फॉर 10 ईयर्स. अब सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या देखा था कि हाई कोर्ट का जज हो फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, या एडवोकेट हो हाई कोर्ट का 10 ईयर्स, या फिर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द आइस ऑफ प्रेसिडेंट. अब इसमें 2 चीज़ें हैं, 10 ईयर्स फॉर जुडिशियल ऑफिस या एडवोकेट हो हाई कोर्ट का फॉर 10 ईयर्स. और जो जज को ओथ देंगे वो गवर्नर देंगे. ओके. बट अपॉइंट सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे. अब टेन्योर क्या है? सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर कितना होता है? 65 ईयर्स. हाई कोर्ट का होता है 62 ईयर्स. रिजाइन किसे देंगे? जो अपॉइंट करेगा. प्रेसिडेंट ने किया तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे. रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, नॉट गवर्नर, पार्लियामेंट. ओके. अब 2 ही केसेस है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, कैपेबल नहीं है अपनी पोजीशन को हेल्ड करने के लिए, तभी रिमूव हो सकते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी. अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस सेम है. 100 मेंबर्स से साइन होगा मोशन इन केस ऑफ लोकसभा, 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा. क्यों लोकसभा राज्यसभा? क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं जजेस को ऑफ हाई कोर्ट. तो ये चीज़ तो सेम ही आ गई कि चेयरमैन और स्पीकर एडमिट करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे. 3 मेंबर कमेटी होगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए. अगर चार्जेस सही आते हैं तो फिर उनको गिल्टी पाकर उनको मोशन एक पास होगा एंड ही विल बी रिमूव्ड. विद दिस आई कंप्लीट दी स्टेट. स्टेट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है पढ़ने के लिए. पार्लियामेंट में ज़्यादा चीज़ें होती है पढ़ने के लिए. एक बार पार्लियामेंट पढ़ लोगे तो स्टेट इज़ वेरी वेरी ईजी. सेम थिंग एक बार गो थ्रू करने से यू विल गेट एवरीथिंग. देयर आर सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आई हैव रिटन सेपरेटली जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. 153 आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर है
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज 155, क्वालिफिकेशन 157 में और ओथ 159 में। अब 161 ये पावर है गवर्नर की पार्डन करने की, प्रेसिडेंट की कहाँ पर थी, 72 में थी। 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज एंड एड गवर्नर। अब 169 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एबॉलिशन है या क्रिएशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट के लिए। अब लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल की कंपोजिशन है। स्पेशल एड्रेस 176 में है और प्रेस उसमें पार्लियामेंट के केस में कौन सा आर्टिकल था, 87 था। ओके, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट और स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर है 176। अब मनी बिल की डेफिनेशन 199 में है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 202 में है स्टेट का और पार्लियामेंट का है 112 में। अप्रोप्रिएशन बिल्स 114 में है पार्लियामेंट के और यहाँ 204 में है। अब 213 क्या है, ऑर्डिनेंस है गवर्नर से रिलेटेड और पार्लियामेंट से रिलेटेड ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में है, 123 में है। अब 214 में है हाई कोर्ट। ये इजी है याद करना, जो पहले आएंगे वो क्या, वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है और जो बाद में आएंगे वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अब आर्टिकल्स भी कितने रिलेटेड है, 124 में है सुप्रीम कोर्ट लेकिन 214 में है हाई कोर्ट। अब इशू ऑफ रिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था ना आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 5 रिट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ही रिट्स इशू कर सकते हैं। बट जो हाई कोर्ट है वो हर एक मैटर के ऊपर रिट्स इशू कर सकते हैं और आर्टिकल 226 में उनका मैटर आता है। एंड एग्जाम में एक बार आया था कि पावर किसकी ज़्यादा होती है इन केस ऑफ रिट्स। सो रिट्स के केस में ना हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा होती है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं होती है। हाई कोर्ट हैज़ स्पेशल अथॉरिटी बिकॉज वो हर किसी सब्जेक्ट पर इशू कर सकते हैं रिट, बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर कर सकते हैं, इसीलिए हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा होती है। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट हमने देखा था 7 अमेंडमेंट एक्ट, सो दैट इज इन आर्टिकल 231 और डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं तो वो आर्टिकल 233 में है। विद दिस आई कंप्लीट स्टेट एंड आई विल अपलोड द PDF इन द टेलीग्राम। आप एक बार यूनियन के साथ स्टेट को पढ़ लेना एंड सिमिलैरिटीज काफ़ी है तो यू विल गेट इट वेरी क्विकली, except there are 1-2 exceptions कहीं कहीं पर, but majority everything is same. So link is in the description to join the Telegram. Have a good day. Bye.